इस वीडियो में हम करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, देखो जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल साथ में लिखते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी का याद करा के भेजूंगा। और जिन बच्चों को यार सिर्फ नोट्स 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 करना है उनके लिए सिंपल सी बात है यार, अगर मैं साथ में लिख के पढ़ाऊंगा तो ये बात आपको सोचनी चाहिए कि उनके मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, है ना। सिंपल है, मैं उनके स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ जो शायद आप भी ले सकते हो ना। साथ में लिखने में उनके नोट्स मैं कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो ये मत करना कि सिर्फ हमें नोट्स इकट्ठे करने में लगे हैं कि नोट्स दे दो है ना। असल में हमें चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं इसीलिए कि साथ में लिखता हूँ कि आपको अच्छे से ग्रैस्प हो, अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए साथ में साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ब्लड हमारे पास क्या है, सबसे पहले ब्लड है, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, एक होता है क्या लिक्विड पार्ट, ब्लड में है एक लिक्विड पार्ट और एक होता है ब्लड में सॉलिड पार्ट, एक ब्लड में सॉलिड पार्ट। ठीक है, अब जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा। और ये टोटल ब्लड का कितना होता है, 55% होता है, 55%। ठीक है, और सॉलिड पार्ट में हमारे पास ब्लड के सॉलिड पार्ट में क्या आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, ब्लड सेल्स आ जाएंगी। ब्लड सेल्स जो कितनी होंगी ऑटोमेटिकली है, ये 55% है तो ये कितनी होंगी 45%। ठीक है, 45%। अब ब्लड सेल्स भी हमारे पास कितने टाइप की आएंगी, ब्लड सेल भी हमारे पास कितने टाइप की आएंगी, 3 टाइप की आएंगी। कौन सी, रेड ब्लड सेल, और दूसरी कौन सी है, वाइट ब्लड सेल, और तीसरे क्या है, प्लेटलेट्स। तीसरे क्या है, प्लेटलेट्स। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। अब WBC यानी वाइट ब्लड सेल भी हमारे पास 2 टाइप की फर्दर डिवाइड हो जाती है। कौन सी, एक तो हो जाएंगी ग्रैन्युलोसाइट्स और एक हो जाएंगी ए ग्रैन्युलोसाइट्स, एक हो जाएंगी ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, इतना बेसिक सा अपना ब्लड का क्लियर है। अब चलते हैं आगे, बात करेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या है, RBC में क्या है, ग्रैन्युलोसाइट में क्या है, ग्रैन्युल में क्या है, प्लेटलेट्स में क्या है। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा के बाद बात करेंगे हम अब ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में पहले बात करते हैं कि होता क्या क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, वाटर। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वैसे वैसे बताऊंगा। और वाटर की परसेंटेज एनसीईआरटी में देगी। टोटल प्लाज्मा में 92% क्या होता है, वाटर होता है, वाटर होता है। ठीक है, दूसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन्स की परसेंटेज एनसीईआरटी में साफ साफ दी हुई है 6 to 8%, टोटल प्लाज्मा का 6 to 8%। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स वही अपने सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयन, ये सब। ठीक है, और क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं प्लाज्मा में, ये सब होते हैं। और जो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, कि प्लाज्मा में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें क्या है, कि वाटर है ये परसेंटेज, प्रोटीन्स हैं परसेंटेज, और क्या है, क्लोटिंग फैक्टर। ये मिनरल्स और ये तो सब बता ही देंगे, कोई इसमें बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अपने पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें हमें 3 प्रोटीन याद रखने हैं, 3 प्रोटीन याद रखने हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए 3 प्रोटीन हमें याद रखने हैं। ठीक है, कौन से फिब्रिनोजन, कौन से फिब्रिनोजन, दूसरा कौन सा है अल्ब्यूमिन, और तीसरा कौन सा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा कौन सा है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके फंक्शन से। देखो फिब्रिनोजन तो सबको पता ही होगा, फिब्रिनोजन किस में काम आएगा, क्लोटिंग में काम आएगा, ब्लड क्लोटिंग में ये काम आने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन किस काम आता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ब्लड में क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है। और ग्लोब्यूलिन किस काम आता है, एक तरीके से बोल सकते हो इम्यूनिटी में काम आता है, ये काम आता है इम्यूनिटी में, या बोलो डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। आपने सुना होगा ना ये जो होती है अपनी इम्यूनोग्लोबिन, है ना, आपने सुना होगा ना एंटीबॉडी कैसी होती है, IgM, तो ये क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। तो ये वो वाला ग्लोबुलिन। इतनी बातें अपनी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और अपने को याद रखनी है, एक वर्ड आता है सीरम,
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम देखो ये हमने किया था कि प्लाज्मा में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो सीरम क्या होता है? सिंपली अगर हम प्लाज्मा में से ये क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें, निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये अपना क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा अपना सीरम। इतनी सी बात है बस। अब देखो अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो आरबीसी की जो शेप होती है, आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बायकनकेव होती है, बायकनकेव। सिंपल सी बात है, देखो कुछ ऐसे बनाओ, इसकी बायकनकेव इसको बना देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। ये बायकनकेव, देखो इधर ये कनकेव है, इधर ये कनकेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी बायकनकेव शेप क्यों होती है? देखो आरबीसी को क्या करना है? सिंपली इसका फंक्शन क्या है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। अब ये बायकनकेव इसकी शेप क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कैरी करना चाहती है? ऑक्सीजन को कैरी करना चाहती है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इसके एक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब ऑक्सीजन क्या है? ऐसे हीमोग्लोबिन पे मान लो ऐसे अटैच है, हीमोग्लोबिन पे अटैच है, ठीक है। तो आरबीसी अपनी शेप और अपना फंक्शन, हर वो फंक्शन इसका किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब ये हमने कर लिया ना, हीमोग्लोबिन ऐसे प्रेजेंट है। मान लो ये रफ डायग्राम है, हम समझ रहे हैं कि आरबीसी पे है हीमोग्लोबिन जो कि एक पिगमेंट है, कलरफुल पिगमेंट है। और कलर इसका कैसा है? हीमोग्लोबिन का रेड कलर का ये पिगमेंट है, ठीक है। और ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब देखो इसको क्या है? ऑक्सीजन कैरी करनी है, तो आरबीसी की शेप भी वैसे होगी। और आरबीसी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जगह, खाली जगह किसके लिए बनाना चाहती है? ये हीमोग्लोबिन के लिए क्या बनाना चाहती है? ज्यादा से ज्यादा खाली जगह बनाना चाहती है, ठीक है। ये हम बातें याद रखेंगे, ये बातें हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की अगर अमाउंट की बात करें, इस हीमोग्लोबिन की अमाउंट की बात करें, तो हेल्दी ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? 12 से 16, 12 to 16 ग्राम्स, कितने पर 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम कितना क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हेल्दी ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं जो हम याद रखेंगे कि 120 डेज क्या होती है? एक आरबीसी की जिंदगी होती है, एक आरबीसी का क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम ये क्लियरली याद रखेंगे, ठीक है। अब एक होता है बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, जहां पे आरबीसी अपने डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसका आंसर है स्प्लीन, इसका आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बात की थी ना कि इसमें न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मैमल्स की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, तो यहाँ हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें हम याद रखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, या इसका दूसरा नाम बोला अब ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी अपने पास क्या है? 2 टाइप की होती है। डब्ल्यूबीसी अपने पास 2 टाइप की होगी, एक तो होगी ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होगी ए ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होगी ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट अपने पास फर्दर कितने? 3 टाइप की होती है। ग्रेन्युलोसाइट अपने पास आएगी कितने टाइप की? 3 टाइप की। कौन सी? एक तो होगी न्यूट्रोफिल, एक तो होगी न्यूट्रोफिल, एक कौन सी होगी? एसिडोफिल या इयोसिनोफिल, एसिडोफिल या इयोसिनोफिल, और तीसरी कौन सी होगी अपने पास? बेसोफिल, तीसरी कौन सी होगी? बेसोफिल। और ग्रेन्युलोसाइट अपने पास 2 टाइप की, कौन सी? एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। तो टोटल डब्ल्यूबीसी अपने पास 5 टाइप की आ गई, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये अपने पास 5 टाइप की है, ठीक है। अब इनकी कौन ज्यादा होती है, कौन कम होती है? टोटल अबंडेंसी की बात करें तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, नीलिमा भाभी, है ना। क्या ट्रिक है? नीलिमा, देखो ये क्या है? नीलिमा भाभी,
नीलिमा भाभी, ठीक है। और ये हम ऑर्डर लगा देंगे, ये हम ऑर्डर, है ना। सबसे ज़्यादा होगी न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, और सबसे कम कौन सी होगी, बेसोफिल। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनके फंक्शन की बात करें, फंक्शन की, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती है, वो होती है फेगोसिटिक। मोनोसाइट भी कैसी है, फेगोसिटिक। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, फेगोसिटिक, इनका फंक्शन खत्म। और लिम्फोसाइट हमें पता ही है कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, है ना, कहाँ पे काम आती है, हम कहाँ में पढ़ते हैं इसको, इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी में, है ना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में काम आती है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और वो सब, बिल्कुल सिंपल है, इम्यूनिटी में काम आती है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। देखो बेसिक का, बेसोफिल का ऐसे याद रखना कि ये बेसिक चीज़ें रिलीज करती है। जो बेसोफिल है वो बेसिक सी चीज़ें रिलीज करती है, बेसिक सी चीज़ें, जैसे हिस्टामिन हो गया, जैसे सीरोटोनिन हो गया, जैसे हेपेरिन हो गया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स है ना, आप साथ साथ बनाना है, साथ साथ बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा। अब मैं तो साथ साथ इतना लिख नहीं सकता, तो मैं ये वन लेटर लिख देता हूँ, पर आप साथ साथ नोट्स बनाया करो, ठीक है। बेसोफिल जो होगी वो बेसिक सी चीज़ें रिलीज करेगी, जैसे हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया और हेपेरिन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इन्फ्लामेशन वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये क्या करेगी, एसिडोफिल, इसको ऐसे याद रखना, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, ठीक है। बिल्कुल अपने को फंक्शन भी सबके क्लियर हो चुके हैं। अब WBC के बाद क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC के बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में देखो सबको याद रहता है क्लोटिंग, है ना, सिर्फ सबको याद रहेगा क्लोटिंग। जो आपको याद रखना है, जो आपको भूल जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, ये आपको भूल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम तीनों सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, RBC के बारे में हम पढ़ चुके हैं, WBC के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि इनका नंबर, इनकी संख्या, नंबर इनका कितना कितना होता है, और कहाँ पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, कि RBC जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितनी होती है, WBC कितनी होती है, प्लेटलेट कितनी होती है। तो RBC का नंबर कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन, है ना, 5 से 5.5 मिलियन कहाँ पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है। और WBC 6000 से 8000, 6000 to 8000 होती है कहाँ पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। और प्लेटलेट कितनी होती है, 1.5 to 3.5 lakhs, ठीक है, 1.5 से 3.5 लाख तक ये होती है। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुपिंग। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग अपने पास कितने टाइप की आएगी, 2 टाइप की, ABO टाइप और कौन सी, RH टाइप, ABO टाइप, RH टाइप। तो इन पे बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ABO टाइप पे। ABO टाइप ब्लड ग्रुपिंग पे हम बात करने अब जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABO ब्लड ग्रुपिंग, इस पे हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप्स लिख देता हूँ। अब ब्लड ग्रुप्स अपने पास कौन से हैं, अब मैं पता है क्या कौन से होते हैं, A ब्लड ग्रुप और कौन सा, B ब्लड ग्रुप और कौन सा होता है, AB ब्लड ग्रुप और कौन सा होता है, O ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमने किसी भी ब्लड ग्रुप को कैसे बोल दिया वो A है, या कैसे बोल दिया वो B है, या कैसे बोल दिया वो AB है, या कैसे बोल दिया वो O है। तो मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या होता है, एंटीजन होते हैं, एंटीजन। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। एंटीजन कहां प्रेजेंट होंगे, RBC के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें एंटीजन याद रह जाएगा, बट ये नहीं याद रहेगा कि वो एंटीजन कहां था, RBC पे, ठीक है। अब देखो जो A ब्लड ग्रुप है, उसमें कैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसमें जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, है ना। एंटीजन के बेस पे ही हमने उसका नाम रखा है ब्लड ग्रुप। A एंटीजन RBC पे प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A, B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B, और दोनों प्रेजेंट है, A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB, और कोई भी प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, या 0 लिख लो, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ये O है मतलब 0 ही मान के चलो, है ना। कोई भी प्रेजेंट नहीं है, 0 है तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा अपना O, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबॉडी
एंटीबॉडी। देखो सिंपल सी बात है, जैसा एंटीजन उससे ऑपोजिट प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी, ठीक है। जिस ब्लड ग्रुप में जैसा एंटीजन है ठीक उससे ऑपोजिट प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है ए, है ना, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे अंदर आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा ए, और एंटीबॉडी होगी उसके ऑपोजिट बी, एंटीबॉडी होगी उसके ऑपोजिट बी। क्यों होगी, इसका रीजन क्या है, देखो अगर मेरे अंदर ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी हो तो सिंपल सी बात है वो ए, है ना, एंटीबॉडी भी ए और एंटीजन भी ए, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से घमासान युद्ध करके मर जाएंगे, है ना, और मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल, इसीलिए इससे ऑपोजिट होता है। और बी में क्या हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट ए हो जाएगी। अब देखो इसके पास ए भी है बी भी है, मतलब ए भी प्रेजेंट नहीं हो सकती और बी भी प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो इधर आ जाएगा अपना 0। अब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब इसके पास ए एंटीबॉडी भी हो सकती है बी एंटीबॉडी भी हो सकती है ना, कोई लड़ने के लिए है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब हम करने वाले हैं RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। देखो कोई इंडिविजुअल मान लो है RH पॉजिटिव और कोई इंडिविजुअल है RH नेगेटिव, ठीक है। एक इंडिविजुअल है RH पॉजिटिव, एक है RH नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं। देखो RH पॉजिटिव मतलब किसी इंडिविजुअल में RH एंटीजन प्रेजेंट है, और RH नेगेटिव मतलब किसी इंडिविजुअल में RH एंटीजन अब्सेंट है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब आपको एक और बात मैं बता दूं कि ये नाम कहां से आया RH, है ना, इसका नाम हमने RH क्यों रखा, तो जो RH एंटीजन था ये कहां पे पाया गया था, ये रीसस मंकी में पाया गया था, तो यहां से आया RH नाम, ठीक है। अब इसमें जो सबसे फेमस जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, वो आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। अब यहाँ पे सारी क्वेश्चन हम सारी डाउट अपने क्लियर कर देते कि ये फेटालिस क्या है, ये इरिथ्रोब्लास्ट क्या है, ये इरिथ्रोसाइट यहाँ पे नाम क्यों आया, ना इसके नाम में इरिथ्रो क्यों आया, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल एक मदर है जो है RH नेगेटिव, ठीक है, ये अपने पास क्या है, मदर है, ठीक है, ये है RH नेगेटिव। अब इसका जो पहला बच्चा है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड है और कैसा है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो RH नेगेटिव मतलब इसके पास RH एंटीजन नहीं है, और इसके पास पॉजिटिव मतलब इसके पास RH एंटीजन है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का ब्लड मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि RH नेगेटिव के पास ये एंटीजन नहीं था, तो इसका ब्लड क्या करेगा, इसको एक तरीके से अनजान व्यक्ति के नजरिए से देखेगा ना, इस RH एंटीजन को एक तरीके से अनजान व्यक्ति के नजरिए से देखेगा और उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा और गड़बड़ हो जाएगी, फिर घमासान युद्ध होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे पहला बच्चा अपना जो होता है बिल्कुल सेफ पैदा होता है, बिल्कुल सेफ निकल जाता है। उसका रीजन क्या है, मतलब एंटीबॉडी यहां पे नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मदर और फीटस होता है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, एंटीबॉडी नहीं बन पाई, ये अपना सेफ है। बट क्या हुआ, डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, इसका बच्चे का और मां का ब्लड जो है वो क्या कांटेक्ट में आ गया, कांटेक्ट में आ गया तो मतलब क्या है, RH पॉजिटिव थोड़ा सा ब्लड इसके अंदर जा चुका है, तो इसके अंदर जब RH पॉजिटिव थोड़ा सा मिक्स होगा तो इसने क्या किया, RH पॉजिटिव RH एंटीजन के खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। बट फिर भी ये पहला बच्चा अपना सेफ निकल गया। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जब इस मदर का दूसरा, है ना, जब फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी में कोई दूसरा बच्चा पैदा होगा और वो भी RH पॉजिटिव हुआ, तो देखो यहाँ पे अब इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है जो क्या होंगी, इसको नुकसान पहुंचा देंगी। एंटीबॉडी बनी हुई है, क्या होगा, इसमें नुकसान हो जाएगा। अब ये एंटीबॉडी कहाँ चली जाएंगी, इसमें चली जाएंगी, है
ना, और इसको नुकसान कैसे पहुंचाएंगी, इसकी आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी, है ना। किसके, RH एंटीजन इसके पास प्रेजेंट है और RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी जिसने क्या किया, इसमें आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आरबीसी की डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगी, खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फिटालिस मतलब फीटस की एरिथ्रोसाइट क्या है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। अब इस चीज का इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे करें, मतलब ये दूसरे बच्चे को हम बचाए कैसे, है ना, मतलब पहले से प्रिकॉशन कैसे ले, तो हम एक चीज इसको प्रोवाइड कर देंगे। क्या प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, इस एंटीबॉडी को अगर हम काउंटर अटैक करने के लिए कुछ इसको प्रोवाइड कर दें तो क्या है, ये कंडीशन हम बचा सकते हैं। तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए जो दवाई प्रोवाइड करेंगे उसका क्या नाम है, एंटी RH एंटीबॉडी, है ना, एंटी RH एंटीबॉडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है उसको वैसे ही याद करेंगे, ठीक है। देखो ब्लड क्लोटिंग में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें याद मतलब पूरी एनसीईआरटी अपनी कवर, ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग में हमें क्या याद रखना है, देखो होता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना है किसमें, थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना है किसमें, थ्रोम्बिन में। देखो प्रो मतलब ये क्या है, इमेच्योर है ना, इसको मैच्योर कर देना, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और ये प्रोसेस में कौन सा एंजाइम अपने काम आता है, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब ये थ्रोम्बिन आगे जाके क्या करेगा, थ्रोम्बिन किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन, देखो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फिब्रिन आगे जाके क्या बना देगा, क्लोट बना देगा, क्लोट या बोलो आप कोएगुलम, क्लोट या कोएगुलम बना देगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो 3 बातें हमें याद रखनी थी एनसीईआरटी अपनी पूरी कवर करने के लिए। पहली बात तो अपनी ये होगी, और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, देखो क्लोटिंग में जो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी बताई हुई है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होती है, बट अपने लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे, नीट लेवल पे इतनी काफ़ी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बहुत सारी रिएक्शन होती है ना, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। दूसरी बात ये हमें याद रखनी है, क्या, ब्लड क्लोटिंग में कैस्केड प्रोसेस होती है, ठीक है। तीसरी बात अपने को क्या याद रखनी है कि ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम का, ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3 बातें अपने को याद रखनी है ना, 1 2 3, बस इससे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है लिम्फ, लिम्फ को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कलरलेस होता है और इसमें लिम्फोसाइट होती है, मेनली इसमें लिम्फोसाइट होती है, और लिम्फ के फैट की अब्जॉर्प्शन में भी काम आता है। ये डाइजेशन वाले चैप्टर में भी हम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में, ठीक है। देखो सर्कुलेटरी पाथवेज जो हमारे पास होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो कौन से होंगे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, और दूसरा क्या है, क्लोज्ड, दूसरा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। अब देखो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो एग्जांपल बता रहा हूँ कहाँ प्रेजेंट होगा। एक तो होगा किसमें, एक तो होगा आर्थ्रोपोडा में, और दूसरा किसमें है, ये दूसरा मोलस्का में, मोलस्का में, ठीक है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। और क्लोज्ड अपना किसमें है, क्लोज्ड अपना किसमें है, एक तो है एनालिडा, एनालिडा, और किसमें, जो अपने कोर्डेट्स में, सारे कोर्डेट्स में। और कोर्डेट्स में क्या क्या आ जाएगा, अपनी फिश आ जाएंगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, सारे मैमल्स आ जाएंगे ना, ह्यूमंस भी किसमें आएंगे, कोर्डेट्स में आएंगे, तो सारे इसमें आगे क्लोज्ड में, ठीक है। अब देखो बेसिक इनमें होता क्या है, देखो किसी भी एनिमल, चाहे वो आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, एनालिडा है, कोर्डेट में, बेसिक करना क्या है अपने को, बेसिक देखो ये हार्ट होता है ना, एनिमल्स में क्या हार्ट प्रेजेंट है, इन एनिमल्स में भी क्या हार्ट प्रेजेंट है। अब हार्ट का काम क्या है, उसे क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, बॉडी के ऑर्गन्स तक, है ना,
बॉडी में हर जगह पहुंचाना है, बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। और इधर भी क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स तक क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। ठीक है, अब देखो ये ओपन वाले सिस्टम में क्या होगा, ओपन वाले सिस्टम में ये ब्लड, ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें हमने। अब सर्कुलेशन अपना पूरा आगे समझ लेंगे कैसे कैसे होता है, पर यहां पे हम बेसिक समझ रहे हैं ओपन क्या होता है, क्लोज्ड क्या। ठीक है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया किसमें, एक लार्ज ब्लड वेसल में। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, लार्ज ब्लड वेसल में हार्ट ने पंप किया। अब लार्ज ब्लड वेसल कहां ओपन होती है, एक स्पेस में। बॉडी में बहुत स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेस में, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, साइनस बोलते हैं। और एक तरीके से जो ऑर्गन्स होते हैं इसी साइनस में, इसी स्पेस में एक तरीके से स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं ना। ऑर्गन्स के पास क्या पहुंच जाएगी, अब क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई ना, ऑक्सीजन ब्लड में तो आ रही थी, ऑक्सीजन पहुंच गई। ठीक है, अब यहां पे कोई भी ऐसा खास नेटवर्क हमें नजर नहीं आ रहा, डायरेक्ट इसमें आई और ये स्पेस में खुल गई, ऐसा है ना, कोई अच्छा नेटवर्क नहीं है। बट क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम में देखो पहले ये बड़ी ब्लड वेसल गई ना, ब्लड, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, पहले बड़ी ब्लड वेसल थी। अब बड़ी ब्लड वेसल क्या है, छोटी छोटी वेसल्स में सप्लाई करे, ये छोटी छोटी में, और ये फिर और डिवाइड होती जाएंगी, और डिवाइड होती जाएंगी, है ना, ये फर्दर और डिवाइड होंगी, फर्दर और डिवाइड होंगी, मतलब डिवीजन देखो पूरा पाइपलाइन के थ्रू सिस्टम आ रहा है ना। पहले बड़ी ब्लड वेसल थी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर सबसे छोटी क्या आ जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगी, और वो कैपिलरीज क्या फिर पूरे ऑर्गन में पूरी ब्लड सप्लाई करेंगे। एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है। एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज किया गया है क्लोज में, वो क्या किया गया है कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, है ना, नेटवर्क है पूरा वेसल्स का। और इसमें क्या है, डायरेक्ट एक बड़ी सी आई और स्पेस में खुल गई। ये है ओपन और क्लोज, सिंपल सी बात है। अब देखो जो हार्ट होता है ना, हार्ट वो 3 टाइप का हो सकता है, हार्ट 3 टाइप का हो सकता है, या तो 2 चैम्बर्ड होगा, या 3 चैम्बर्ड होगा, या क्या होगा 4 चैम्बर्ड होगा, 4 चैम्बर्ड। ठीक है, देखो 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, एक एट्रिया प्रेजेंट होगा और एक वेंट्रिकल, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड में क्या होगा, 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। और 4 चैम्बर्ड में क्या होगा, 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो हम कोर्डेट्स की बात करें, अगर कोर्डेट्स की बात करें, कोर्डेट्स में क्या क्या आएंगे, फिश आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब आएंगे। ठीक है, तो किसमें कैसा हार्ट होता है वो हम देखने जा रहे हैं, किसमें कैसा हार्ट। देखो फिशेस में क्या होता है, फिशेस में, मछलियों में कैसा होगा, ये फिशेस में कैसा होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और 3 चैम्बर्ड किसमें होगा, 3 चैम्बर्ड होगा एम्फीबिया में और किसमें, रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल। ठीक है, और 4 चैम्बर्ड किसमें होगा, 4 चैम्बर्ड होगा बर्ड्स में और किसमें, मैमल्स में और किसमें, क्रोकोडाइल में, और किसमें, क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल पे यहाँ पे स्टार लगा लेना, क्यों लगा लेना, क्योंकि क्रोकोडाइल जो होता है वो एक रेप्टाइल होता है, बट उसमें हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर, तो एक तरीके से ये एक्सेप्शन है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होता है ना, सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होती है, और डबल सर्कुलेशन क्या होती है, हम उसको देख लेते हैं। अब देखो, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये मैंने 2 चैम्बर ड्रॉ कर लिया ना। 2 चैम्बर्ड में हमने क्या किया था कि एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फिश में, मछलियों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां मैं अपना क्या बना लेता हूं, टिश्यू बना लेता हूं। ये है अपना टिश्यू, है ना। टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का यूज होना है। ठीक है, और यहां मैंने क्या बना लिए, गिल्स बना लिए। देखो ध्यान दो कि फिश में प्रेजेंट होता है तो फिश में लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, फिश में क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा अपने को फ्लो समझ आ रहा है कि गिल्स में क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। गिल्स या लंग्स में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां जाएगा, टिश्यू को, और टिश्यू यहां उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी। मतलब टिश्यू से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, एट्रिया में चला जाएगा। फिर ये एट्रिया से कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। और वेंट्रिकल से ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से ऑक्सीजन लेने कहां गया, गिल्स में गया, और गिल्स में फिर इसको ऑक्सीजन मिली तो फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। कुछ तरीके से देखो, देखने से ही पता लग रहा है कि क्या चल रही है, ये क्या चल रही है, सिंगल सर्कुलेशन चल रही है। तो ये किस टाइप की सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन टू चैम्बर्ड हार्ट में, ठीक है। अब देखो, अब मैं इधर अगर बात करूं थ्री चैम्बर्ड हार्ट की, तो थ्री चैम्बर्ड किस में होता है? रेप्टाइल्स में और एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबिया में। तो हमने थ्री चैम्बर्ड में क्या किया था? थ्री चैम्बर्ड में हमने क्या था कि क्या होंगे, दो एट्रिया प्रेजेंट होंगे और क्या हमारे पास वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे, वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं अपना टिश्यू ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अपना मैंने क्या किया, टिश्यू ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या है, अपने लंग्स ड्रॉ कर लिए, लंग्स, है ना। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, वैसे एम्फीबिया में स्किन के थ्रू भी आ सकता है ना, स्किन के थ्रू भी जो ऑक्सीजन आ सकती है, और भी लंग्स के थ्रू भी आ सकते हैं, गिल्स के थ्रू भी आ सकते हैं, पर मैंने यहाँ लंग्स लिख दिया। हमें बस इतना समझना है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है ना, ऑक्सीजन का सोर्स यहाँ पे, सिंपल सी इतनी बात है, ठीक है। अब देखो, अब एक बेसिक फ्लो पकड़ो, बिल्कुल बेसिक फ्लो पकड़ो, ठीक है। देखो टिश्यू को क्या चाहिए, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और टिश्यू यहां ऑक्सीजन यूज कर लेगा, और टिश्यू से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड लिख लेगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से निकला। अब इसको क्या करना है, हमें ऑक्सीजनेट करना है और फिर से यहाँ पे पहुंचाना है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, राइट एट्रिया में। देखो ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, है ना। ये राइट एट्रियम में पहुंच गया, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसमें वेंट्रिकल में, है ना। यहाँ से तो यहीं जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। एट्रिया से चीजें कहाँ जाएंगी, हमेशा वेंट्रिकल में जाएगी। अब ये इसमें चला जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, ये फिर से इसके पास, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये ऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया, है ना, यहां ऑक्सीजनेटेड ये कैसे हो गया, है ना। तो सिंपल सा देखते हैं। देखो लंग्स क्या करेगा, लंग्स हमेशा क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा। लंग्स क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा। ये ऑक्सीजनेट, ये यहाँ पे आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, और लंग्स से फिर इस एट्रिया से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, है ना, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, थ्री चैम्बर्ड में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, पर यहाँ मजे की बात क्या है, यहाँ सबसे ध्यान रखने लायक मजे की बात क्या है कि वेंट्रिकल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजनेटेड, देखो लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आया और ये डीऑक्सीजनेट होके टिश्यू से गया था। तो इसके वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है ना। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में पार्टीशन नहीं है ना, वेंट्रिकल में पार्टीशन ही नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है, ठीक है। बिल्कुल इतनी सिंपल सी बात है। और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहां पे थी सिंगल सर्कुलेशन, और इसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको हम बोल देंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल इतनी बातें समझ आ रही है। अब देखो मैं हार्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं और एक एक चीज जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको वैसे वैसे समझेंगे, पूरा एक एक चीज, ठीक है। देखो जैसा हम अपने स्कूल में अपनी क्रश को देख के जैसा दिल ड्रॉ करते थे वैसा ही मैं यहां दिल आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा जो फिल्मी दिल होता है वो वाला फिल्मी दिल, और इसी से हम सारा बनाएंगे, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, हमें पता है अपना हार्ट कितना है, 4 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर। तो सिंपली क्या करो, इसको 4 चैम्बर में डिवाइड कर दो, 4 चैम्बर, ठीक है। ऊपर वाले 2 चैम्बर और नीचे वाले 2 चैम्बर। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर होंगे, उनको हमने क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया एट्रिया बोल दिया, उनको बोल दिया हमने एट्रिया बोल दिया। नीचे वाले 2 चैम्बर को हमने बोल दिया वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो ये है अपनी राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। वो कैसे, सिंपल सी बात है, कोई इंसान मान लो ऐसे इस कॉपी पे लेटा है, हमारी तरफ मुंह करके, है ना, हमारी तरफ फेस करके इस कॉपी पे लेटा है, तो उसकी ये क्या हो जाएगी, राइट साइड, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये राइट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब आगे मैं क्या बात करने जा रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है, देखो ये चीज देखो, ये क्या चीज है, ये 2 एट्रिया के बीच प्रेजेंट है, ये 2 एट्रिया के बीच क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है। तो 2 एट्रिया के बीच प्रेजेंट है तो इसको हम बोल देंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना। इंटर मतलब बीच में, एट्रिया के बीच में, और ये क्या है, सेप्ट। और ये कैसा होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा होता है, थिन होता है, थिन, ठीक है। और ये सेप्टम कैसा है, ये सेप्टम देखो, अब ये सेप्टम देखो कैसा है, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थिक कर देते हैं, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2 वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब एक और सेप्टम देखो आप, ये कैसा सेप्टम है, ये कैसा सेप्टम है, और ये कैसा सेप्टम है, ये क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, है ना। ये भी क्या, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी कैसा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ना, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच। इतनी बातें हमें बेसिक से क्लियर हो रही है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखने से ही पता लग रहा है कि एट्रिया के जो साइज हैं वो छोटे हैं और वेंट्रिकल साइज में कैसे हैं, बड़े हैं। एक और चीज मैं आपको कवर कर दूं, देखो जो ये एट्रिया की वॉल है ना, ये भी इनमें क्या होती है, मसल होती है, और वेंट्रिकल की वॉल में भी मसल होती है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं उनमें ज्यादा मसल है, मतलब ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं अपने वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं ना, वेंट्रिकल साइज में भी बड़े हैं और मस्कुलर भी ज्यादा है। इतनी बातें अपनी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आगे बात करने जा रहे हैं, देखो एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या प्रेजेंट होती है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है, वेल्व प्रेजेंट होती है। अब देखो जो वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के
के बीच है उसमें 3 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, 3 फ्लैप, है ना। एक तरीके से मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, हमें अलग से दिख जाएंगे। इसमें ये 3 फ्लैप प्रेजेंट है और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है उसमें सिर्फ 2 फ्लैप हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैप हैं। अब इसमें 3 फ्लैप हैं, इसमें 3 फ्लैप हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हम बोल देंगे क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इसमें 2 फ्लैप हैं, इसको हम बोल देंगे बाइकस्पिड, इसको हम बोल देंगे बाइकस्पिड, या इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल, मिट्रल जो भी बोलो, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। अब इस वॉल्व का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे ब्लड फिल होगा और ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा, और यहाँ पे भी ब्लड फिल होगा, ब्लड फिल होकर यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। अब एक बेसिक सा रूल बना लो कि एट्रिया से हमेशा ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में। एट्रिया से हमेशा ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यूनिडायरेक्शनल ब्लड का फ्लो कराना है, मतलब यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो कराना है ना, और ब्लड यहाँ से यहाँ वापस ना जा पाए, इसी के लिए कौन होती है, हमारे पास वाल्व प्रेजेंट होती है। ये वाल्व क्या करेंगी, ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं जाने देंगी, है ना, ये एट्रिया से इधर की तरफ आने देंगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ वेंट्रिकल्स में क्या होता है ना, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती है, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल, ठीक है। ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल, ठीक है। अब देखो पेपिलरी मसल से लेके यहाँ ये कस्प, जो ये अपने ये किया ना अपने, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैप्स है, इनसे क्या होते हैं, इनसे भी ऐसे मसल से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे मसल से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे मसल, इधर भी क्या होंगी, ऐसे मसल से कनेक्टेड होती है, मसल्स कनेक्टेड। अब इन मसल्स का काम क्या होगा, जब ये मान लो ये अपने पास ये डंडी लगी है ना, इनको खुलना है, मान लो इस वेल्व को खुलना है, तो ये मसल्स क्या करेंगी, इसको खुलने में हेल्प करेंगी, एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और इसको ऐसे खींच लेंगी और ये वेल्व अपनी खुल जाएंगी। और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कोर्डी टेंडनी, इन मसल को हम बोलते हैं कोर्डी टेंडनी, कोर्डी टेंडनी। बिल्कुल इतनी बातें अपनी क्लियर चल रही है, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ किस पे, नोडल टिश्यू पे। अब मैं बात करने जा रहा हूं किस पे, नोडल टिश्यू पे, नोडल टिश्यू पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स वोट्स पे इतना ध्यान मत दिया करो, चीज़ों को साथ में याद करते हुए चलो। जो नोट्स करते रहते हैं उनका कुछ नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को साथ में याद करो डायरेक्ट, और खुद से नोट साथ में बनाओ तो अच्छी बात है। एक एक वर्ड मैं एनसीईआरटी का ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नोडल टिश्यू में अपना क्या होता है, नोडल टिश्यू में पहली चीज़ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अपना प्रेजेंट होगा क्या, एसए नोड। ये अपना प्रेजेंट होगा क्या, एस ए नोड, ठीक है। एस ए नोड की अब पोजीशन देख लो कहाँ पे, राइट एट्रियम में, और कहाँ पे, राइट अपर कॉर्नर। राइट एट्रियम में भी राइट साइड में है, और राइट साइड में भी कहाँ पे, राइट अपर कॉर्नर पे, ठीक है। ये है अपना एस ए नोड। और यहाँ पे अपना क्या होगा, एवी नोड। अब एवी नोड की पोजीशन क्या है, राइट एट्रियम में है, और कौन सी, राइट एट्रियम का भी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, ये अपनी पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा, एस ए नोड से यहाँ पे ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सिंपली क्या है, एक तरीके से ये क्या करेंगी, एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी। और ये सिस्टम क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब ये खुद ही करंट जनरेट कर सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हमें हार्ट में बाहर से बिजली का तार लगाना पड़ता है ना, खुद ही धड़कता रहता है, खुद ही अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल या करंट जनरेट करता है ना। तो ये ऑटो एक्साइटेबल है ना, ये क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा, करंट को एक तरीके से बनाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर, ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है। यहां से करंट अपना कहां जाएगा, ये जाएगा एवी नोड पे, ये अपना क्या है, एवी नोड है, ये अपना है एवी नोड, ठीक है। अब एवी नोड आगे फिर बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एवी बंडल, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एवी बंडल। अब ये बंडल है ना, 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में, एक तो इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और एक इस साइड। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कौन सी साइड, राइट एवी बंडल, और ये हो जाएगा लेफ्ट एवी बंडल। ये राइट एवी बंडल, ये लेफ्ट एवी बंडल। अब ये एवी बंडल आगे बढ़ेगा, और ये फिर से छोटी ऐसे एक तरीके से ब्रांचेस सी बना लेगा, और इनको क्या बोलते हैं हम, परकिंजे फाइबर, ठीक है। ये छोटी भी ऐसे ब्रांचेस सी बन गई, इनको क्या बोल देंगे हम, परकिंजे फाइबर बोल देंगे, है ना, क्या, परकिंजे फाइबर। अब इसका काम क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पूरे हार्ट में करंट जनरेट कराना है, पंप कराना है ब्लड। तो करंट ऐसे जनरेट हुआ और ऐसे पूरे हार्ट में फैल गया, इधर से भी ऐसे पूरे हार्ट में फैल गया। तो पूरा हार्ट क्या करेगा अपना, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तरीके से बोलते हैं ना, बिजली का करंट सा आएगा और ये ब्लड को पंप करेगा। बिल्कुल इतनी बातें हमें समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल बनाता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल है ना, ये एसए नोड का कितना होता है,
होता है, देखो एक्शन पोटेंशियल जो एसए नोड पर मिनट कितना जनरेट करता है, 70 to 75 पर मिनट, है ना, 70 से 75 पर मिनट। सिंपल सी बात है। अपनी हार्ट बीट, अब देखो हार्ट बीट सबको पता है कितनी होती है, 72 होती है। तो 72 यही वाली तो है, कितनी बार दिल धड़का, कितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, है ना। अब ये एक्शन पोटेंशियल एसए नोड का है इतना, है ना, एवरेज लगाएं तो 72, 72 एसए नोड का है। हो सकता है एवी नोड तक आते आते थोड़ा कम हो जाए, फिर आगे आते आते और थोड़ा कम हो जाए, है ना। ये थोड़ी चीज़ें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है ना। ये है अपनी पूरी स्ट्रक्चर जो अपने को बेसिक तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। ये है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जैसा हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। और किसमें है, बर्ड्स में है, मैमल्स में है, सारे मैमल्स में, और किसमें है, क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो अपने क्या होगा, देखो 2 एट्रिया होंगे, अपने 2 एट्रिया होंगे और 2 क्या होंगे, वेंट्रिकल होंगे। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। सिंपल सी बात है, कोई इंसान हमारी तरफ मुंह करके ऐसे लेटा है स्कोपी पे, तो उसकी ये राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट है ना। ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे अपने लंग्स बना लेते हैं। यहाँ अपने लंग्स हैं जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और उस ऑक्सीजन का यूज कहाँ होगा, अपने बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स या टिश्यू या सेल, कुछ भी आप बोल सकते हो, बॉडी पार्ट्स में उनका यूज होना है, ठीक है। अब हमें एक सिंपल सा फ्लो पकड़ना है। सिंपल सा फ्लो क्या पकड़ना है कि बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड आएगा वो हमें कैसा मिलना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का यूज होना है। तो यहाँ ऑक्सीजन का जब यूज हो जाएगा तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यहां से फ्लो पकड़ लेते हैं कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ठीक है। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और वो कहां पे एंट्री करेगा, वो राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। राइट एट्रियम में उसने एंट्री करी। अब राइट देखो, एट्रिया से हमेशा चीजें कहां जाएंगी, वेंट्रिकल में जाएगी, ये बेसिक रूल है। अब राइट एट्रियम से कहां जाएंगी चीजें, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएंगी, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में जाएगा। क्या लेने जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए देखो, बिल्कुल फ्लो समझ रहे हो ना, ऐसे गया और ये लंग्स के पास अब पहुंच चुके। अब लंग्स से जो ब्लड निकलेगा उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। सिंपल सी बात है। और एट्रिया से कहां चीजें जाएंगी, वेंट्रिकल की तरफ, है ना। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां, अपना सीधा बॉडी के पार्ट्स में, है ना। कहां, अपना सीधा बॉडी पार्ट्स में। ये अपने को समझ आ गया, ठीक है। अब आप एक छोटा छोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि हमने डायरेक्ट लंग्स से ब्लड यहां बॉडी पार्ट्स में क्यों भेज दिया। अपने को मतलब ऐसा हम कर देते तो आसानी होती, बीच में हार्ट की हेल्प हमने क्यों ली, है ना। डायरेक्ट यहां क्यों नहीं भेजा हमने। तो सिंपल सी बात है, ये अभी देखने में आपको आसान लग रहा है पर इतना आसान होता नहीं है। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक मोटर चाहिए, एक मोटर सिस्टम चाहिए ना, जो ब्लड को पंप कर सके। ये अपने हार्ट का काम होता है, ठीक है। अब यहां एक छोटी छोटी बातें हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखो जो वेन्स, देखो एक बात तो सिंपल है ना। देखो, जो एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी क्या होती है, हमेशा ऐसे याद रखो, आर्टरी वो होती है जो हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से बाहर की तरफ निकलेगी, जो हार्ट से बाहर की तरफ निकलेगी, अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन क्या होती है, बेसिक रूल क्या है, वेन क्या होती है, जो टुवर्ड्स हार्ट, है ना, जो हार्ट की तरफ आएगी। आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, है ना, अवे फ्रॉम हार्ट। वेन क्या है, टुवर्ड्स हार्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपनी, ये देखो टुवर्ड्स हार्ट आ रही है, मतलब ये क्या है, एक तरह की वेन है। और इसको क्या बोलते हैं हम, विना कावा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विना कावा बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और देख लो, इसकी बात करें अगर, ये देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रही है, ये अवे, देखो हार्ट से दूर जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब एक बात तो पक्की हो गया, ये आर्टरी है ना। और लंग्स की तरफ जा रही है तो कैसी आर्टरी हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। देखो ये जो आई, ये लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आई, ये क्या है, टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की
तरफ आ रही है, टूवर्ड्स हार्ट। मतलब एक बात तो पक्की है कि ये वेन है और ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो कैसी हो जाएगी, पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गई, बॉडी पार्ट्स पे गई। मतलब एक बात तो क्लियर है, ये अवे फ्रॉम हार्ट है, मतलब आर्टरी होती है और ये बहुत बड़ी आर्टरी होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, एयोर्टा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एयोर्टा, है ना। सारी बातें क्लियर हैं। विनय कावा क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, एयोर्टा क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो पल्मोनरी जहां वर्ड आ जाए तो मतलब लंग्स का कनेक्शन तो जरूर है ना, लंग्स का कनेक्शन जरूर है। आर्टरी है तो अवे फ्रॉम हार्ट, वेन है तो टूवर्ड्स हार्ट। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। और देखो इसी टाइप की सर्कुलेशन, ये हमने जो भी अभी किया, इसी टाइप की सर्कुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। इसी को हम बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो कुछ बातें याद करो, हमने जब हार्ट की स्ट्रक्चर की, है ना, हमने दिल का डायग्राम जब बनाया था तो कैसे बनाया था, हमने ऐसे कुछ बनाया था, फिर हमने ऐसे कर दिया था, फिर हमने ऐसे कर दिया था। ऊपर वाले दो को हमने क्या दे दिया था, एट्रिया नाम दे दिया था, नीचे वाले दो को वेंट्रिकल नाम दे दिया था, है ना। और ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने ये बातें की थी। और हमने क्या बातें की थी, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, अयोर्टा निकलेगी, अयोर्टा, है ना, अयोर्टा निकलेगी, है ना। ये कहाँ जाएगी, ये लंग्स की तरफ जाएगी और ये कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाएगी। इतनी सी बातें हमने की थी, इतनी बातें हमने की थी, हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने बात की थी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, है ना, इसको कुछ ऐसे याद रखो, इसको कुछ ऐसे याद रखो। देखो ब्लड का फ्लो तो हमें पता है ना, ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ब्लड का फ्लो ऐसे होगा, और यहाँ पे भी कैसे होगा, ब्लड का फ्लो ऐसे होगा, और यहाँ ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा, और यहाँ ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा। इतनी बातें ठीक है। अब देखो वेंट्रिकल को पकड़ो, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल को पकड़ो, तो याद ऐसे रखना है कि वेंट्रिकल की एंट्री पे क्या होती है, वेल्व प्रेजेंट होती है, वाल्व, है ना। और वेंट्रिकल की एग्जिट पे भी वाल्व प्रेजेंट होती है। तो वेंट्रिकल की एंट्री कहाँ है, यहाँ पे है, वेंट्रिकल की एंट्री कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो वेंट्रिकल की एंट्री पे जो वाल्व प्रेजेंट है, हमने किया था कौन सी वाल्व, कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व प्रेजेंट है ना। कौन सी हमने की थी ना, यहाँ पे ट्राई कस्पिड हो जाएगी, यहाँ पे बाई कस्पिड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कस्पिड वाल्व, बिल्कुल ठीक है। और वेंट्रिकल की क्या याद रखो कि वेंट्रिकल की एग्जिट पे भी, वेंट्रिकल की एग्जिट पे भी, यानी पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच और लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के बीच भी क्या होगी, वाल्व प्रेजेंट होगी। और इन वाल्व को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी ल्यूनार, इनको बोल रहे हैं हम सेमी ल्यूनार वाल्व। और ये कैसी थी, कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, मैंने ये सब क्यों बताया, देखो कस्पिड वाल्व जब क्लोज होती है ना, बंद होती है, तो एक आवाज आती है, एक छोटी सी आवाज आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, जिसको हम बोलते हैं लब। और सेमी ल्यूनार वाल्व जब बंद होती है, क्लोज होती है, तो क्या साउंड आती है, डब। तो क्या साउंड आती है, डब, ठीक है। तो हार्ट साउंड अपने पास दो टाइप की है, लब एंड डब, है ना। लब किस वजह से, कस्पिड वाल्व के क्लोजर की वजह से जो आवाज आई लब, और सेमी ल्यूनार वाल्व की क्लोजर से जो आवाज आई वो हो जाएगी डब। इतनी सिंपल सी बातें हैं। अब देखो कुछ कन्फ्यूजन्स हमारे सामने आती है, ठीक है, उनसे हम अच्छे तरीके से निकल लेते हैं। देखो हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है, एक बात बिल्कुल नॉर्मल सी जो सबको पता है कि अपनी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि हमारा दिल एक मिनट में 72 टाइम्स क्या है, बीट करता है, यानी धड़कता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो हमारा दिल देखो 72 टाइम्स बीट करता है, कितने, एक मिनट में, एक मिनट यानी 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड में, ठीक है। 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकंड में। तो एक बार बीट कितने टाइम में करेगा, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आता है, कितना, इतना, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, है ना, एक से अपॉन ये हो जाएगा एक बार, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, ठीक है। एक बार कितनी देर में धड़केगा, 0.8 सेकंड। अब इस 0.8
0.8 सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, इस 0.8 सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल देखो सिंपल सी बात है, कार्डियक साइकिल क्या होती है कि दिल के एक बार धड़कने में, दिल के एक बार धड़कने में यानी 0.8 सेकंड में जो इवेंट्स हुए उन्हीं इवेंट्स को हम बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ठीक है, ये अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज आती है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक चीज आती है क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी कितनी वैल्यू होती है 70 ml, इसकी वैल्यू होती है 70 ml। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, देखो स्ट्रोक मतलब, देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रोक मतलब हार्ट ने जब स्ट्रोक मारा है ना, हार्ट ने जब स्ट्रोक मारा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि एक वेंट्रिकल, हाँ ईच वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, हर एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, दो में से ईच वेंट्रिकल। ठीक है, एक वेंट्रिकल एक स्ट्रोक मारने पे जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करेगा वही अपनी क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक वेंट्रिकल या बोलो ईच वेंट्रिकल एक बार स्ट्रोक मारने पे, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पे जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करेगा वो है अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वो कितनी है, 70 ml। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हार्ट एक बार बीट करने पे, हार्ट जब एक बार बीट करेगा तो एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल कितनी ml ब्लड को बाहर फेंकेगा, 70 ml को बाहर फेंकेगा एक बार बीट करने पे। ठीक है, और एक मिनट में कितना फेंकेगा, सिंपल सी बात है, एक मिनट की बात करें तो कितनी बार बीट करता है हार्ट अपना, 72 टाइम्स बीट करता है। तो 72 टाइम्स बीट करने पे कितना हो जाएगा, देखो 70 इंटू सिंपल सी कैलकुलेशन है 72, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 5 लीटर। 5 लीटर, ठीक है। अब मैं 5 लीटर की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं। देखो 5 लीटर कितना ब्लड है, 5 लीटर उतना ब्लड है कि जितना एक मिनट में एक वेंट्रिकल ने, ईच वेंट्रिकल ने क्या किया, पंप किया। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल ये बातें अपनी क्लियर हो रही है। ये होगी कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक साइकिल है ना, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम आपने समझ ली, हार्ट बीट हमें पता ही है ना, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से अपनी कवर हो रही है। अब देखो हम एक बार कार्डियक साइकिल को एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू। ठीक है, देखो हमने क्या किया था कि कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम कितना होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, 0.8 सेकंड है ना। एक बार दिल धड़कता है कितने, 0.8 सेकंड में। तो एक बार दिल धड़का, उसमें क्या क्या हुआ है ना। हमने देखो हार्ट की स्ट्रक्चर की थी, देखो याद है ना अपने को, अपने क्या किया था कि ये है अपने एट्रिया, ये है अपने वेंट्रिकल। तो एक बार जब दिल धड़केगा तो अपने एट्रिया है ना ऐसे जाएगा, करंट कुछ ऐसे जाएगा, तो एट्रिया भी क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और वेंट्रिकल भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब जो चीजें कॉन्ट्रैक्शन करेंगी वो रिलैक्स भी करेंगे, सिंपल सी बात है। एट्रिया भी रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकल भी क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब इनको हम इसमें शो करेंगे कि एक बार दिल धड़कने में एट्रिया में क्या होता है, वेंट्रिकल्स में क्या होता है। ठीक है, ये टोटल कितनी साइकिल है, 0.8 सेकंड की। ठीक है, अब 0.8 सेकंड में से 0.8 सेकंड में से ये अपना कितना है, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। और इस 0.1 सेकंड में क्या होता है, इसमें होता है एट्रियल सिस्टोल। मतलब क्या है, एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पूरे 0.8 सेकंड में से जो एट्रिया है वो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिंपल सी बात आ गई कि इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाकी के टाइम में एट्रिया अपने क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। मतलब 0.7 सेकंड एट्रिया अपने रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने कर रहे हैं, 0.1 सेकंड। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये डिवीजन मान लो। अब ये जो टाइम बचा, कितना बचा, देखो ये 0.4 है, इधर बिल्कुल हाफ हो गया 0.4। ये टोटल कितना है 0.4, ये 0.1 अपना इसमें कवर हो गया, और ये क्या है अपना 0.3 सेकंड, ये अपना है 0.3 सेकंड। अब इस 0.3 सेकंड में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे है ना। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वेंट्रिकल जो है अपने सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकंड क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बाकी का टाइम कितना बचा, ये 0.4 प्लस 0.1 कितना, 0.5 सेकंड अपने वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब ये जो टाइम है ये कितना बच गया, देखो ये जो टाइम है ये कितना बच गया, 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड। अब 0.4 सेकंड में ना तो अपने एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट्रिया तो यहां कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ना ही यहां पे क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, दोनों क्या कर रहे हैं इस फेज में, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों डायस्टोल कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जॉइंट डायस्टोल, इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। देखो सिंपल है, सिंपल सा समझो, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल होता है एक तरह से रिलैक्सेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन अलग है, डीपोलराइजेशन को आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हो। सिस्टोल है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन। बिल्कुल ये अपने को समझ में आ गई कि किसमें किसमें क्या हुआ ना। जॉइंट डायस्टोल मतलब ना तो यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ईसीजी, अब हम करने वाले हैं ईसीजी, ठीक है। देखो इसमें जो भी आपका पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। देखो किसी भी अगर पेशेंट की हमें ईसीजी ऑब्टेन करनी है, ईसीजी ऑब्टेन करनी है तो हमें क्या है, उसको 3 लीड्स लगानी पड़ती है, 3 लीड्स लगानी पड़ती हैं। अब ये लीड्स कहाँ कहाँ लगानी पड़ती हैं, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 लीड्स हमें कहाँ लगानी पड़ेंगी, 2 लीड्स हमें लगानी पड़ेंगी कहाँ, ईच रिस्ट, ईच रिस्ट, है ना, एक लेफ्ट रिस्ट एक राइट रिस्ट। राइटिंग मेरी थोड़ी यार गंदी आती है, इसको संभाल लेना, है ना, और तो कुछ नहीं है, संभाल लेना बस, ठीक है। तो 2 लीड्स कहाँ लगेंगी, ईच रिस्ट पे लगेंगी, है ना, और एक लीड कहाँ लगेगी, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है एक लीड कहाँ लगेगी, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एंकल पे एक लीड लगेगी। अपनी 3 लीड कंप्लीट है। तो ये तो बना इसका ईसीजी का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, वही अपना घिसा पिटा क्या है, वही अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, ये अपना क्या है P, और ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S, ये क्या है T। टी थोड़ा सा मैंने शायद गलती से थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लेना, थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो इसमें है क्या क्या, देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, देखो पी क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल ठीक है। और क्यू आर एस ये एक कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या शो करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी क्या शो करेगा, टी शो करेगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो डीपोलराइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहां पे एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया, यहां पे क्या वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, और यहां पे वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि रीपोलराइजेशन या जो रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया है वो इसमें कहीं क्यों नहीं दिख रहा। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहां कहीं एट्रिया को रिलैक्स होना चाहिए, है ना, यहां कहीं। तो सिंपल सी बात है, यहीं पे होता है, यहीं पे होता है। बट होता क्या है, जो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की जो वेव है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। तो इसके पीछे कहीं, इसके पीछे कहीं ये रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वेव कहीं इसके पीछे छुप जाती है, दब जाती है। सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो आपके सामने ये ग्राफ आ जाए, डॉक्टर्स आपने देखा भी होगा ना, इतनी बड़ी ऐसे लंबी लंबी सी स्लिप सी होती है, तो वो सिंपली ना इसको काउंट कर लेंगे कि ये 1 मिनट में कितनी बार हुआ है ना, ये 1 बीट में तो होगा, तो ये 1 मिनट में कितनी बार हुआ है ना, ये थोड़ी बड़ी है तो इजीली काउंट हो जाएगी। तो ये 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, तो हम हार्ट बीट पेशेंट की पता लगा सकते हैं 1 मिनट में, है ना। सिंपल सी ये बातें, और भी बहुत सारी दिल की बीमारियां हैं जो ईसीजी देखकर पता लगा सकते हैं। देखो अगर हम किसी भी ब्लड वेसल की बात करें, अगर हम किसी भी ब्लड वेसल की बात करें, अब ब्लड वेसल में चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है, किसी ब्लड वेसल की बात करें तो उस ब्लड वेसल में क्या होती है, 3 लेयर होती है, 3 लेयर, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लड वेसल है ना। अब ये ब्लड वेसल की ये आउटर लेयर है, फिर ये उसकी मिडल लेयर है, फिर ये इनर लेयर है, और अंदर क्या है उसका, ये उसका ल्यूमन है जहां से ब्लड फ्लो होगा, और ये क्या है, इसकी लेयर है 3 लेयर। तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है ना, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है किसकी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब सबसे बाहर वाली, ठीक है। और अब मिडल वाली को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया, मिडल वाले को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली, बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, मीडिया मतलब मीडियम, और जो मिडल में होती है, और सबसे अंदर होगी ट्यूनिका इंटीमा,
ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अब देखते हैं जो एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है कि ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना अपनी बनी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना अपनी बनी है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एक्सटर्ना अपनी बनी है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मेनली आप लगा के चलो कि मेनली कौन सा होता है, अपना कोलेजन फाइबर होता है। क्या? कोलेजन फाइबर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया की अगर बात करें तो ट्यूनिका मीडिया बनी है स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका मीडिया बनी है स्मूथ मसल्स प्लस क्या है, इलास्टिन फाइबर, प्लस क्या है, इलास्टिन फाइबर। ये एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट कर दें। ध्यान क्या रखना है, एक्सटर्ना में क्या था, कोलेजन फाइबर, और मीडिया में क्या है, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। ठीक है, और ट्यूनिका इंटीमा किसकी बनी है, ये बनी है स्क्वेमस एंडोथेलियम, स्क्वेमस एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। देखो एक बेसिक सा रूल होता है, एंडोथेलियम जहां भी वर्ड आ जाना मतलब वो क्या है, ब्लड वेसल की इनर लेयरिंग है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं ब्लड वेसल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं किसके बारे में, आर्टरी और वेन के वे, आर्टरी वर्सेस वेन, आर्टरी वर्सेस वेन। ठीक है, देखो होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है ना, फॉर एग्जांपल ये है आर्टरी और ये है वेन, ये है वेन। ठीक है, देखो जो आर्टरी का ल्यूमन होता है ना वो कम होता है। देखो मान लो ये इसकी वॉल है, जो इसकी दीवार है आर्टरी की, इतनी ज़्यादा मोटी दीवार है, इतनी ज़्यादा मोटी, और वेन की थोड़ी सी पतली दीवार है, वेन की इतनी सी है। तो जो ल्यूमन है जहाँ से ब्लड फ्लो होगा, आर्टरी का क्या है, ये ल्यूमन कम है, और वेन का क्या है, ज़्यादा है, ल्यूमन ज़्यादा है। ठीक है, और क्या होता है, आर्टरी में जो वाल्व होती है ना, देखो जो वेल्व होती हैं आर्टरी में, वेल्व अब्सेंट होती हैं, और वेन में क्या है, वेल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेल में वेल्व प्रेजेंट होती है। अब यही कुछ रीज़न है कि आर्टरी में ल्यूमन भी कम है और वेल्व भी अब्सेंट है ना, और इसमें ल्यूमन भी ज़्यादा है, वेल्व भी प्रेजेंट है। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होगा वो तेज़ी से होगा ना, प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, और वेन के अंदर देखो ल्यूमन भी ज़्यादा है और वेल्व भी है ना, मतलब रुकावट भी है, तो इसमें प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। बिल्कुल इतनी बातें हमें क्लियर हैं। ठीक है, और एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, और एक आर्टरी वर्सेस वेन के बारे में एनसीईआरटी में आप देखोगे ना, और बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो वेन्स में क्या होती है, कंपेरेटिवली थिन होती है। मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ कि ट्यूनिका मीडिया वेन्स के अंदर कंपैरेटिवली कैसी होती है, थिन होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्यूनिका मीडिया वेन्स के अंदर कंपैरेटिवली थिन होती है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगर रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी की बात करें या बोलो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे मैं जो अब बोलने जाऊँगा सिर्फ आपको इस चैप्टर में वो याद रखना है। बाकी का जो भी है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, वो सब हम कहाँ याद रखेंगे, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, कहाँ नर्वस सिस्टम और हार्मोन वाले चैप्टर में करेंगे, है ना। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जहाँ की चीज़ें हैं वहीं पर पढ़ो, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, जो यहाँ पे बताऊँगा वो याद रखेंगे। देखो मैंने एक बात की थी नोडल टिश्यू की, मैंने क्या बात की थी, एक नोडल टिश्यू की। जब हम डायग्राम बना रहे थे ना हार्ट का, जब हमने नोडल टिश्यू की बात करी थी, है ना, जिसमें क्या थे अपने एसए नोड थे, और क्या था, एवी नोड था, है ना, और क्या था, फिर आगे बंडल बन रहे थे, फिर बंडल ऑफ हिस बन रहे थे, है ना, ये सब बात की थी। ठीक है, तो यही एक्टिविटी में हमें यही याद रखना है बस इस चैप्टर में। अब ये नोडल टिश्यू जो होता है ना, ये क्या है, एक तरह की मसल है, ये एक तरह की मसल है, एक तरह का मस्कुलेचर है। तो सिंपल है, ये एक तरह की मसल है, मतलब ये जो अपना एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर रहा था वो कौन कर रहा है, मसल कर रही है। वो कौन कर रहा है, मसल कर रही है ना, जो दिल को धड़का रही है वो क्या है, मसल्स है। तो इसीलिए हम अपने हार्ट को क्या बोल देते हैं, मायोजेनिक बोल देते हैं। मायो मतलब मसल्स के रिलेटेड है, मायो वर्ड किससे, मसल्स के रिलेटेड है। मायोजेनिक मतलब अपना हार्ट क्या है, कुल मिला के मसल्स पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट है डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, इससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें डिपोजिशन हो जाती है, किसकी, कैल्शियम हो गया या फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनकी डिपोजिशन हो जाएगी। तो वो क्या होगा, उसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, तो ठीक से ब्लड की
सप्लाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन। और क्यों होता है? क्योंकि हार्ट की मसल को ऑक्सीजन जो है वो सही से नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। एनसीईआरटी में इसी टाइप से लिखा हुआ है नो पंपिंग ऑफ ब्लड। ये है हार्ट फेलियर, नो पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, थैंक यू।